Hello everyone, this is Ajitesh. Welcome to Ojasvi Ki Pathshala. If you are a student of class 10th or 12th, if you are preparing board examination, then you have a golden platform for learning English literature and English grammar. So subscribe Ojasvi Ki Pathshala for literature and grammar portion. सो आप सभी लोगों के लिए आज जो आपकी जो फर्स्ट वीडियो है वो डस्ट ऑफ स्नो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। जो भी बच्चे यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड से हैं उनके लिए ये पोएम बहुत ही जो है यूजफुल है, क्योंकि आपके जो सिलेबस में जो ये पोएम प्रिस्क्राइब्ड हैं उसकी ये फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। क्लास 10th यूपी और सीबीएसई दोनों ही बच्चों के लिए ये हेल्पफुल है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। और आप देखिए कैसे आपको ये पोएम कितनी ईजिली वे में, कितने आसान तरीके से ये लर्न हो जाती है। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो की बात करें तो सबसे पहले तो हम डस्ट ऑफ स्नो को ही समझ लेते हैं। तो डस्ट का मतलब तो आपने अक्सर ये सुना होगा कि धूल मिट्टी जो होती है उसको हम डस्ट कहते हैं। ठीक है ना, जो हवा में उड़ती है उसको डस्ट कहते हैं। लेकिन स्नो की डस्ट की बात हो रही है, तो जब आप शिमला वगैरह अगर घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वो जो बर्फ़बारी होती है, जो महीन महीन बर्फ़ होती है जिसको बहुत इंजॉय करते हैं, उसी को यहाँ पर बोला गया है स्नो की डस्ट। ठीक है ना। दिस पोएम इज़ कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो पोएम है वो आपकी कंपोज की गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। और ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर हैं इंग्लिश लिटरेचर के, अमेरिकन पोएट हैं। इनको कई सारे जो है पुरस्कार मिले हुए हैं। पुलित्जर पुरस्कार इनको मिला है और आपका लिटरेचर की फील्ड में इनको कई पुरस्कार मिले हैं। एक आपका जो है इनको क्या कहते हैं कि जो पोएट लॉरेट होता है, पोएट लॉरेट भी इनको अपॉइंट किया गया था। ठीक है ना। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इनको आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि जो इसके बाद की जो नेक्स्ट पोएम है फायर एंड आइस वो भी इन्हीं की लिखी हुई है, तो आप इनको तो बिल्कुल इग्नोर ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आज की इस पोएम की डस्ट ऑफ स्नो की। द वी अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। देखो अगर बात करें कि ये जो आपके हेमलॉक ट्री को जो हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस ट्री है। ठीक है ना, एक जहरीला पेड़ है। ठीक है ना, जो कि एक निगेटिविटी का सिंबल देता है। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें क्रो की, तो क्रो भी एक नेगेटिव सिंबल देता है। जनरली होता क्या है कि हम देखते हैं जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो अगर हमारा रास्ता बिल्ली काट जाती है, ठीक है ना, या फिर हम खाली बाल्टी देख लेते हैं, तो जनरली होता क्या है कि हम निगेटिविटी में आ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारा दिन आज का खराब जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पर जो है क्रू और हेमलॉक ट्री एक निगेटिविटी जो है निगेटिविटी का सिंबल जो है वो दिखाती है ना। लेकिन कैसे ये निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में टर्न कर देती है। अब अगर हम बात करें, जैसे हम अगर रास्ते में जा रहे हैं, बिल्ली हमारा रास्ता कट जाती है तो हमारे मन में तो ये आता है कि कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन अगर मान लीजिए हम बाहर निकले और हमारे साथ कुछ अच्छा हो गया तो वही चीज़ हमारे लिए क्या होगी, पॉजिटिव हो गई। घर से निकले, हमने खाली बाल्टी देखी, हमको लगा कि यार मेरे साथ कुछ बुरा होगा, और लेकिन अगर हम घर से निकले, हमारा सिलेक्शन हो गया या हमारा रिजल्ट अच्छा आ गया, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे साथ में अच्छी होगी, तो वो हमारे लिए क्या लगेगा, हमें तो लगेगा यार दुनिया के लिए ख़राब होगा पर हमारे लिए क्या है, अच्छा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो क्रो और हेमलॉक ट्री है वो भले ही निगेटिविटी का सिंबल है, बट वो हमें क्या देती हैं, वो पॉजिटिविटी देते हैं। और ऐसा कौन फील कर रहा है, ऐसा हमारे पोएट ने फील किया है। ठीक है ना। तो बात करते हैं स्टेंजा की। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। होता क्या है कि जो पोएट है हमारे, वो जा रहे होते हैं और जब वो हेमलॉक ट्री के पास से गुजरते हैं तो हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा होता है, एक कौवा होता है। ठीक है ना। वो जब वो उस ब्रांच पर बैठता है तो उसकी ब्रांच शुक डाउन मतलब हिलना, मूवमेंट होना। जब वो ब्रांच जो है मूवमेंट करती है, हिलती है, तो एट द टाइम ऑफ, उसी टाइम पे क्या होता है कि जो पोएट है उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो जो है वो गिर जाती है। ठीक है ना। इट मीन्स आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब वहाँ से पॉइंट गुजर रहा है तो हेमलॉक ट्री से जो है, हेमलॉक ट्री के ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो है वो जो है जैसे ही क्रो उस पर बैठता है
जो डस्ट ऑफ स्नो है वो पोएट के ऊपर गिर जाती है। अब जब पोएट जा रहा था तो वो सैड मूड में था, किसी चीज़ को लेकर के डिसअपॉइंट था, निराशा थी उसको, वो दुखी था। लेकिन ये जो डस्ट ऑफ स्नो इसके ऊपर गिरी तो इसने क्या किया, इसके मूड को चेंज कर दिया, इसके मूड को बदल दिया। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। क्या कह रहे हैं कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। ये जो मोमेंट था, ये जो एक पल था, जो डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिरने का, उसके गिरने से क्या हुआ, इसने मेरे मूड को ये बदल दिया। इसने जो मेरा सैड मूड था इसने चेंज कर दिया, उसको बिल्कुल बदल दिया। एंड सिव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूल्ड। और पोएट कह रहा है कि मेरा जो दिन का बचा हुआ भाग था, यानी कि अब तक जो पोएट दुखी था, मेरा जो दिन का बचा हुआ भाग था उसने खराब होने से उसको बचा लिया। इट मीन्स यानी कि इस मोमेंट ने क्या किया, उसके साथ जो उसका खराब पल है, जो उसका बुरा टाइम है, ऐसा लगता है कि उसने उसको क्या किया, चेंज कर दिया। बस एक नेचर की, कुदरत की छोटे से मूवमेंट से, कि क्रो के उस ट्री पर आने से और डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से क्या हुआ कि पोएट जो है उसका मूड चेंज हो गया। यानी कि उसको लगता है कि मेरा जो दिन खराब होने वाला था वो क्या हुआ, वो बच गया। ठीक है ना। तो आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि ज़रूरी नहीं है जो है हमें लाइफ में खुश रहने के लिए, हमें अपने आप को बेहतर करने के लिए हर चीज़ बहुत ही स्पेशल हो। आपकी लाइफ का कोई भी मोमेंट, नेचर, प्रकृति, कुदरत के संपर्क में हम जितना आते हैं, जितना कांटेक्ट में आते हैं, उतनी हमारी लाइफ बेहतर होती जाती है। ठीक है ना, यानी कि हम अच्छा फील करते हैं। तो नेचर की एक मूवमेंट ने, प्रकृति जो है वो हमें क्या करती है, हमारे साथ हीलिंग का काम करती है, हमें जो है बेहतर फील कराती है, अच्छा फील कराती है। जैसे कि यहाँ पर ये मूवमेंट हुआ, उसने जो है क्या किया, उसके मूड को चेंज कर दिया। तो क्योंकि अगर दुनिया में सबसे खूबसूरती की बात कही जाए तो वो प्रकृति में है, कुदरत में है। हेमलॉक ट्री यहाँ पर निगेटिविटी का सिंबल था और क्रो भी यहाँ पर क्या है, निगेटिविटी का सिंबल था। लेकिन इस मूवमेंट की वजह से ये क्या हो गया, ये पॉजिटिविटी में जो है, ये मूवमेंट जो है पॉजिटिविटी में टर्न हो जाता है। तो आई होप दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। बात करते हैं इसकी थीम की, तो इसकी थीम निकल के आती है द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। यानी कि प्रकृति की जो है, जो हीलिंग पावर है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है कि प्रकृति कैसे किसी व्यक्ति के मूड को चेंज करती है, किसी व्यक्ति के मूड में बदलाव ला देती है। उसके बाद अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें तो देखिए, पहला वर्ड जो पहली लाइन में है उसमें क्रो है और सेकेंड लाइन में मी है। तो ये दोनों राइम नहीं कर रहे हैं, तो पहले वर्ड को, पहली लाइन की जो लास्ट वर्ड में क्रो है उसको हम ए मान लेंगे और मी को हम बी मान लेंगे। इसी तरीके से थर्ड लाइन में स्नो है जो कि क्रो के राइम में है, तो इसको हम ए मान लेंगे और जो ट्री है उसको हम बी मान लेंगे। तो इस तरीके से हमारी राइमिंग स्कीम बन रही है ए बी। ठीक है ना। अगर हम इसके कुछ पोएटिक डिवाइस की बात करें तो जो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस आपका बनता है, इसमें एलिट्रेशन हो जाता है। देखिए जो आपकी लाइन दी गई है, हैज़ गिवन माई हार्ट, इसमें देखिए एच जो है, एच साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। और एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी जो साउंड होती है, ठीक है ना, जब लेटर की जो साउंड होती है वो बार बार रिपीट होती है किसी लाइन में, तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। इसी को हिंदी में हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है ना। सेव्ड सम पार्ट, इसमें आपका एस साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इट मीन्स यू कैन से दैट दिस इज एलिट्रेशन। ये क्या एलिट्रेशन है। उसके बाद में अगर हम बात करें इंजैममेंट, देखो इंजैममेंट क्या होता है। इंजैममेंट एक ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जब कोई भी पोएटिक लाइंस लिखी जाती हैं और उन पोएटिक लाइंस में जो है विदाउट कॉमा, विदाउट फुल स्टॉप, यानी कि विदाउट पंक्चुएशन का यूज़ किए हुए लाइन कंटिन्यू लिखी जा रही होती हैं, तो वहाँ पर इसको हम इंजैममेंट कंसिडर करते हैं। जैसे कि पहले स्टेंजा की बात करें तो पहली, दूसरी, तीसरी लाइन में कहीं पर भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाया गया है, सीधा जो है चौथी लाइन में फुल स्टॉप लगाया गया। तो इट मीन्स वी कैन से दैट दिस इज इंजैममेंट।
उसके बाद इमेजरी की बात करें, जब आपको कोई भी पोएम पढ़नी होती है, कोई भी पोएम पढ़ते हैं या कोई भी बात बताई जा रही होती है, तो आपके मन में जो इमेज क्रिएट होती है, जैसे कहा गया डस्ट ऑफ स्नो, तो आपके माइंड में क्या चल रहा है, कोई इमेज डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट के बारे आप स्नो के बारे में सोचने लगे, ठीक है ना। तो ये जो माइंड में इमेज क्रिएट होती है दैट इज इमेजरी, इसी को हम क्या कहते हैं, इमेजरी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका क्रू हो जाता है, हेमलॉक ट्री हो जाता है, और डस्ट ऑफ स्नो जो है वो खुद इमेजरी का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद बात करें एसोनेंस की। देखो एसोनेंस क्या होता है, जहाँ पर वावल साउंड की रिपीटिशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, एसोनेंस कहते हैं। शुक डाउन ऑन मी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वावल साउंड आपका ओ है, इसका रिपीटिशन देखने को मिल रहा है। जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन होती है उसको हम कॉन्सोनेंस कहते हैं, जहाँ पर वावल साउंड की रिपीटिशन होती है उसको हम एसोनेंस कहते हैं, और जहाँ पर जो है किसी भी लेटर का रिपीटिशन होता है उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द जो है साउंड, ठीक है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं इतने सारे कॉन्सेप्ट आपने डस्ट ऑफ स्नो में क्लियर कर किए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।